हमें उम्मीद इसलिए है कि गैर आदिवासियों ने कुछ नहीं किया है। तो हमें ये उम्मीद है कि कम से कम एक आदिवासी होने के नाते वो आदिवासियों के इंटरेस्ट को, आदिवासियों की लड़ाई को और जो आदिवासियों का हक हुकूक जो लगातार छीना जा रहा है उसको वो प्रोटेक्ट करेंगी। ये बाकी लोगों का फेल्योर था। 80 में बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ। द्रौपदी मुर्मू 1997 में पब्लिक लाइफ में आती हैं और अगले 24 साल में द्रौपदी मुर्मू जो है मंदिर में झाड़ू लगाती हुई दिखती है। तो मंदिर में झाड़ू लगाने तक का जो रास्ता था, वो रास्ते में तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी आइडियोलॉजी के लोग थे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे। आखिर वो कहाँ गए थे? वो कैसे नहीं आइडेंटिफाई कर पाए किसी द्रौपदी मुर्मू को या अनुसुईया उइके को या और भी तमाम तरीके के इस तरीके का आदिवासी लोग हैं। उनको पूरे के पूरे समाज को जो है इग्नोर किया गया। उसे कुछ पार्टियों ने अपना एक वोट बैंक समझ करके रखा, जिसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया, जिसको कुछ दिया नहीं गया, सिर्फ उससे लिया गया, उसका वोट लिया गया, उसकी जमीनें ली गई, उसका जंगल लिया गया। लेकिन देने की जब बात आई तो उसको कुछ नहीं दिया गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। मेरे साथ डॉक्टर जितेंद्र मीना हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते हैं। और डॉक्टर जितेंद्र मीना आदिवासी बैकग्राउंड से आने वाले हैं और इस समय देश में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति वो निर्वाचित होने वाली हैं, द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें बीजेपी ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। और ये माना जा रहा है कि उनको वोट मिल ही जाएंगे, जिस तरह से उनको कहें कि उम्मीदवार बनाया गया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आज़ाद भारत में पहली बार कोई दलित बैकग्राउंड की महिला राष्ट्रपति यानी कि देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान होंगी। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। तो एक आदिवासी महिला का देश के सबसे बड़े पद पर जाना, राष्ट्रपति बनना, इसको आदिवासी समाज कैसे देख रहा है और क्या इसके मायने हैं, या फिर ये सियासत है जिस तरह से बीजेपी का जो पूरा नैरेटिव चलता है कि दलित पिछड़े आदिवासियों का हिंदूकरण करके उनके अपने साथ ले लिया जाए। इस मसले पर हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। ये द्रौपदी मुर्मू का जब नाम सामने आया तो जहन में क्या आया कि भाई ये खुशी की बात है, या ये कोई हम समझें कि जिस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे वैसा ही कुछ फॉर्मेलिटी हो गई है? पहली क्या प्रतिक्रिया आई थी दिमाग में? देखिए, 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अधिवेशन हुआ था जो दुनिया भर के इंडिजीनियस लोगों के राइट्स को लेकर के था। उनको कुछ अधिकार ग्रांट किए जाने थे, उनके बारे में बातचीत होनी थी। उस दौरान जो है भारत सरकार ने जवाब अपना जो लिखित में संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया था, उसमें कहा था कि हमारे यहाँ पर कोई इंडिजीनियस पीपल नहीं है, कोई व्यक्ति इंडिजीनियस समाज से यहाँ पर नहीं रहता है। 1994 से लेकर के 2022 में आते आते अब ये कहा जाने लगा है और अब इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है कि इस देश में आदिवासी हैं, उनकी आबादी है जो लगभग 12 करोड़ के आसपास है। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष तक अगर हम लोग देखें तो उन पूरे के पूरे समाज को जो है इग्नोर किया गया। उसे कुछ पार्टियों ने अपना एक वोट बैंक समझ करके रखा, जिसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया, जिसको कुछ दिया नहीं गया, सिर्फ उससे लिया गया, उसका वोट लिया गया, उसकी जमीनें ली गई, उसका जंगल लिया गया। लेकिन देने की जब बात आई तो उसको कुछ नहीं दिया गया। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब आज़ादी के बाद में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब ये उम्मीद की जा रही थी कि इस देश के इस मार्जिनलाइज सेक्शन को, इस देश के इस सबसे जो पिछड़ेपन का शिकार जो तबका है, जो आदिवासी जो तबका है, उसको कुछ मिलेगा। लेकिन वो नहीं मिला। आज 2022 में जब एनडीए की तरफ से जब द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया जाता है तो ये चिंताएं हैं कि एनडीए कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं आदिवासियों के जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है उसको खत्म करने के लिए तो आदिवासी उम्मीदवार को नहीं ला रही है। लेकिन ऐसे इसके शंकाएं, ये चिंताएं एकदम हैं, मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ लड़ाई जब हम लोग पूरी लड़ रहे हैं तो उसमें एक लड़ाई का एक हिस्सा आपका प्रतिनिधित्व का भी मसला है। और इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आप देखिए कि वो पहली महिला है, सॉरी आदिवासी महिला है, दूसरे वो आदिवासी हैं, तीसरा वो पूर्वोत्तर के राज्य से आती हैं। संथाल जिस कम्युनिटी से वो आती है, संथाल इस देश की सबसे प्रिमिटिव कम्युनिटीज में से एक है, जो राजस्थान, जो आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उसके साथ साथ कर्नाटक और उड़ीसा में फैला हुआ समाज है। लेकिन आज तक अगर हम लोग देखें तो इस पूरे के पूरे देश में अगर आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो संथालों का सबसे अहम रोल रहा है। लेकिन उन्हें देखिए कि किस तरीके से इग्नोर किया गया, आज जिस तरीके से उनको लाया गया है। इसमें अगर मैं एक बात जोड़ूं, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है भारत में,
कि दलितों को प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, है ना, जो जैसे रामनाथ कोविंद को लेके आए, फिर बीजेपी ने ही बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने बोला था कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, और अभी भी बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोला कि हम पहली बार आदिवासी को एक प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की लड़ाई में एक नुमाइंदगी देना इसका महत्व लगता है, या फिर ये है कि भाई जो इग्नोर किया गया था इतने लंबे समय तक, जिसको कुछ मतलब वैल्यू दिया ही नहीं गया, उसको वाकई में वैल्यू मिल रही है? देखिए, ये दोनों चीजें हैं। एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो है ही है, लेकिन दूसरा इसमें ये भी है कि ये एक ऐसा तबका था जिससे कि कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। आप देखिए कि खास करके 1992 के बाद से जिस तरीके से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई और आदिवासियों के जंगल और जमीन को छीना गया, सिर्फ उनसे छीन लिया गया, उनको रिकॉग्नाइज करना ही बंद कर दिया गया, उनके किसी तरीके की इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। आज छत्तीसगढ़ में 30% आदिवासी आबादी है, लेकिन उसकी हालत जाकर के देखिए, उससे वोट वसूले गए लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। झारखंड में 26% आदिवासी आबादी है, लेकिन लगातार उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। पूरे देश में देख लीजिए किस तरीके से आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। ऐसे में जब आदिवासी तबके से निकल करके कोई व्यक्ति इस तरीके से आता है, या भले वो एनडीए की तरफ से आ रहा हो, बीजेपी की तरफ से आ रहा हो, तो हमें ये उम्मीद है, हमें उम्मीद इसलिए है कि गैर आदिवासियों ने कुछ नहीं किया है, तो हमें ये उम्मीद है कि कम से कम एक आदिवासी होने के नाते वो आदिवासियों के इंटरेस्ट को, आदिवासियों की लड़ाई को, और जो आदिवासियों का हक हुकूक जो लगातार छीना जा रहा है उसको वो प्रोटेक्ट करेंगी। ये उम्मीदें हैं, ये उम्मीद है। और ये उम्मीद इसलिए की जा रही है कि 2017 का वो जो एपिसोड हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, कि जिस तरीके से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को बदलने की कोशिश बीजेपी सरकार ने की थी झारखंड के भीतर, रघुवर दास की सरकार ने उस टेनेंसी एक्ट को, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को जो है उन्होंने रोक दिया था। फर्स्ट टाइम उन्होंने, उस समय वो राज्यपाल थी झारखंड, उस समय राज्यपाल थी और बीजेपी के कोटे से थी। ये भी इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी के कोटे से ही राज्यपाल थी, बीजेपी वालों ने उन्हें राज्यपाल बनाया था और वहीं से उसी की सरकार का उन्होंने विरोध। तो इसलिए ये उम्मीदें हैं कि आज इस दौर में जब लगातार शेड्यूल 5 का एरिया जो कि संविधान के तहत आता है, उस एरिया को गवर्न करने की जिम्मेदारी इस देश के राष्ट्रपति की होती है। राज्यों में उनको नुमाइंदगी करने के लिए राज्यपाल होते हैं, एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है। हैरानी की बात यह है 2016 से लेकर के आज तक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अधिकतम स्टेट्स में गठन नहीं किया गया है। संविधान में लिखा गया था कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट हर साल, ये जरूरी था कि वो रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाती, लेकिन पिछले 6 सालों से एक भी रिपोर्ट किसी भी राज्य ने नहीं भेजी। उम्मीद हमारी ये है कि शायद उन कमेटियों की जो है रिपोर्ट्स रेगुलर राज्यपाल तक जाएंगी और राज्यपाल महोदया अगर वो द्रौपदी मुर्मू जी बनती हैं, अगर निर्वाचित होती हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो उस दिशा में काम करेंगे, आदिवासियों के हक और हुकूक को सुनिश्चित ये करेंगे। उम्मीद डॉक्टर जितेंद्र मीना, क्योंकि हम दलित बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं, तो जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था उस समय ये उम्मीद हमने भी जाहिर की थी और लिखा भी था, उस पर बोला भी था कि एक दलित व्यक्ति का देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचना निश्चित तौर पे ये हम पे कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा आदमी जिसने इस बैकग्राउंड से आने वाली पीड़ाओं को झेला होगा वो उस सबसे बड़े पद पर पहुंच गया। और अब हम उम्मीद करते हैं कि वो सामाजिक न्याय को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, या खासकर जिस वर्ग से वो आते हैं उसके हित साधने का ज़रूर कुछ काम करेंगे। लेकिन मैं जब उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखता हूँ, उसमें चाहे तमिलनाडु में प्रमोशन का जो बिल उनके पास भेजा गया उस पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, सिग्नेचर नहीं हुए, एट्रोसिटीज़ जो तमाम हुई, हाथरस हुआ, तमाम ऐसे कांड हुए जिस पे उन्होंने कभी कोई सरकार से सवाल नहीं किया, या अपनी तरफ से भी कुछ ऐसी कोशिशें सामान्य तौर पर हमको देखने को मिली नहीं। तो ये अनुभव तो कहता है कि बीजेपी की तरफ से जो आने वाले लोग हैं वो उनके नुमाइंदगी करने वाले लोग बहुत सामाजिक न्यायप्रिय नहीं होते हैं। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो उम्मीद थोड़ा सा धक्का लग सकता है। ये बिल्कुल उम्मीदों पे धक्का होता है, और इसलिए भी उम्मीदों पे, क्योंकि ये उम्मीदें इसलिए हम लोगों की ज्यादा होती हैं क्योंकि वो इस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए उनसे उम्मीदें होती हैं। अदरवाइज हम लोगों ने देखा है कि बाकी समाज से भी जो लोग आते हैं उन्होंने भी अपने समाजों के लिए कोई कुछ किया नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट मामला ये है कि प्रेसिडेंट कोविंद साहब को अगर देखें तो उस तरीके से दलितों के हक और हुकूक के लिए काम करने के लिए जितना स्पेस मिल सकता था वो नहीं मिला। यहाँ इसलिए स्पेस ज्यादा है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू खुद आदिवासी समाज से आती हैं। अनुसूची 5 जो कि इस देश के बड़े हिस्से को गवर्न करती है, जो कि ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। अनुसूची 6 जो कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, जो आदिवासी डोमिनेटेड एरिया है, वो सीधा इनके कंट्रोल में होगा, राष्ट्रपति के कंट्रोल जी, में राष्ट्रपति। तो उनको स्कोप ज्यादा मिल सकता है, उनके पास स्कोप ज्यादा है, उनके पास दायरा ज्यादा बड़ा हुआ है और वो
कर सकती हैं इस काम को, वो कर सकते हैं। भाई जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो जाहिर सी बात है खराब है पिछले राष्ट्रपतियों का अगर हम पूरा देखें तो, लेकिन इनके पास स्कोप ज्यादा है काम करने का, क्योंकि इनके पास ज्यादा दायरा बड़ा हुआ है और इसीलिए उम्मीदें जताई जा रही है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है डॉक्टर जितेंद्र मीणा, मैं आप लोगों के ट्वीट पढ़ रहा था, बाकी लोगों का भी मैं देख रहा था, तो एक स्कूल ऑफ थॉट है कि ये उम्मीद हमारे लोगों से इतनी ज़्यादा क्यों कर ली जाती है कि वही सर्वगुण संपन्न होंगे, वही सारा काम सामाजिक न्याय का कर देंगे और वही सब कुछ मतलब समस्याओं को जो है दूर कर देंगे। तो कुछ ज़्यादा हम लोग उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल हम लोग ज्यादा उम्मीदें पालते भी हैं और ज्यादा उम्मीदें इसलिए पाल लेते हैं क्योंकि हम लोग उस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बाकी लोगों से उम्मीदें छोड़ दी हैं। बाकी लोगों से मतलब जो लोग दूसरे तबके से आते हैं उनसे उम्मीदें छोड़ दी हैं। वो इसलिए छोड़ दी क्योंकि हमने पूरा इतिहास उठा करके जब देखा तो उन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं, इसलिए हमने उनसे उम्मीदें छोड़ दी। हमारे लोगों से उम्मीदें इसलिए क्योंकि वो भी उसी जो है पीड़ित तबके से आता है, उसी तरीके से हमसे ये कहिए शोषित तबके से आता है, इसलिए उससे उम्मीद होती है। अदरवाइज हम जानते हैं कि राष्ट्रपतियों को जब बनाया जाता है, जो व्यक्ति का नामांकन राष्ट्रपति पद के लिए करवाया जाता है, वो वही व्यक्ति होता है जो किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए लॉयल होता है और पर्टिकुलर पार्टी को ये विश्वास हो कि उनकी पार्टी के खिलाफ जाके काम नहीं करेगा, उनकी आइडियोलॉजी, पार्टी की आइडियोलॉजी को एक्सटेंड करने का काम करेगा, उसको आगे ले जाने का काम करेगा, ऐसे ही व्यक्ति को लाया जाता है। लेकिन उन सब के बावजूद भी एक स्पेस रहता है, उस एक स्पेस है और उसी स्पेस के भीतर हम लोग बात कर रहे हैं कि उस जो छोटा सा लिमिटेड स्पेस है, आप उसी स्पेस में रह करके कुछ काम कर सकते हैं। ये उम्मीदों के अलावा एक आशंका भी, एक डर भी है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। हमने रामनाथ कोविंद को देखा जिसमें वो हाथ में त्रिशूल लेके नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े हुए हैं, उसको हम हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पे देख रहे हैं। हमने देखा रामलीला में कैसे वो राम के चरण स्पर्श कर रहे हैं या पूजा करने के लिए जाते हैं मंदिर में। ऐसी तस्वीर द्रौपदी मुर्मू की आई हैं जो शिवलिंग में वो पूजा कर रही हैं, झाड़ू लगा रही है मंदिर में और नंदी को जो है वो गले लगा रही हैं। वो हिंदुत्व का एक फोल्ड आता है। आदिवासी समाज लगातार ये मांग कर रहा है कि हम लोग हिंदू नहीं हैं और सरना धर्म कोड की आप अलग लोग मांग करते हैं कि हमें अपना अलग से कोड चाहिए, हम हिंदू जनगणना में हमको नहीं गिना जाए। ये द्वंद्व कैसे देखते हैं कि जो हिंदुत्व का विचार है और आदिवासियों का जो संघर्ष है, इसके बीच में द्वंद्व को कैसे देखते देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। आदिवासी अपने लिए अलग सेपरेट रिलीजियस कोड की मांग कर रहे हैं, सरना भी कुछ लोग हैं जो सरना की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इसके अलावा भी सेपरेट रिलीजियस कोड की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने मुर्मू का झाड़ू लगाते हुए का जो वीडियो देखा और शिवलिंग को चूमते हुए जो वीडियो देखा, देखिए ये जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई की जब हम लोग बात करेंगे तो उस आइडियोलॉजिकल लड़ाई में हम अपने आप को अकेला पाते हैं, हम लोग एकदम से अकेले हो जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमें पता है कि कोई भी दल तमाम आदिवासियों के केस में देख लीजिए, जितने भी गैर आदिवासी जो दल हैं उन सबको देखेंगे तो सब ने अपने अपने हिसाब से, आरएसएस ने बनवासी बनाने की कोशिश की, कांग्रेस ने उसमें मदद की, बाकी लोगों ने आदिवासियों को कंप्लीटली इग्नोर किया और उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी वहां पर पहुंच करके द्रौपदी मुर्मू से झाड़ू लगवा देती है। ये किसका फेल्योर था? ये बाकी लोगों का फेल्योर था। 80 में बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ, द्रौपदी मुर्मू 1997 में पब्लिक लाइफ में आती हैं और अगले 24 साल में द्रौपदी मुर्मू जो है मंदिर में झाड़ू लगाती हुई दिखती हैं। तो मंदिर में झाड़ू लगाने तक का जो रास्ता था, वो रास्ते में तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी आइडियोलॉजी के लोग थे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे। आखिर वो कहाँ गए थे? वो कैसे नहीं आइडेंटिफाई कर पाए किसी द्रौपदी मुर्मू को या अनुसुईया उइके को या और भी तमाम तरीके के इस तरीके के आदिवासी लोग हैं उनको? आप देखिए वैचारिक वैचारिक दिवालियापन का आलम ये समझिए कि जिस तरीके से दूसरे उम्मीदवार को बनाया गया है, जो है यूपीए ने, जो विपक्ष का जो उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा जी को बनाया गया। यशवंत सिन्हा 2018 में बीजेपी छोड़ते हैं, उनके बाकी के परिवार के मेंबर आज भी बीजेपी के सदस्य हैं, उनके बेटे बीजेपी से जो है सांसद हैं और साथ ही साथ जो लोग जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की थी और जो लोग जेल से जब निकल कर गए थे उनको फूल मालाएं पहनाने का काम उसी यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा ने किया था। यही यशवंत सिन्हा हैं जिन्होंने की बिहार में दलितों के खिलाफ जो हमले किए थे रणवीर सिन्हा ने, उस आरोप लगाया, लक्ष्मणपुर बाथेर और भी बहुत सारे मसैकर जो थे, उन सब में इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने फंडिंग और इस तरीके के काम किए थे, मदद की थी। वो कोबरा पोस्ट के वीडियो बाद में आए थे, जो आरोप है खास करके मदद का आरोप है। उसके साथ साथ आप देखिए यही वो व्यक्ति हैं जब गोधरा
के दंगे हो रहे थे तब मिनिस्टर थे। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जो लाइफ लाइन थी सरकारी सेवा में जो लोग काम कर रहे थे उनकी, उसको खत्म कर अटल तब ये मंत्री थे। वित्त मंत्री थे। उसके साथ साथ आप देखिए तो नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में भी इनका योगदान है कि उस समय भी बीजेपी के मेंबर थे। 2018 में आकर के बीजेपी छोड़ते हैं, और वो इसलिए कि क्योंकि उनको जिस तरीके की चाहत थी वो शायद नहीं फुलफिल हो पाई, और इसलिए छोड़ा। 2018 जब से इन्होंने बीजेपी छोड़ा तब से लेकर के 2022 4 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख ली, कहीं पर भी आप नहीं पाएंगे कि उन्होंने बीजेपी की पॉलिटिक्स का या आरएसएस की पॉलिटिक्स का विरोध किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोदी की पॉलिटिक्स और मोदी का इंडिविजुअल का विरोध किया है। इंडिविजुअल खटपट हुई तो छोड़ दी पार्टी, Exactly. और अब वो चहेते हो गए। ये बड़ा मतलब दिवालियापन इसको हम कहते हैं। इसे ही हम वैचारिक दिवालियापन कहते हैं, और इसी वैचारिक दिवालियापन के चलते द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड जो है मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाती हुई नजर आती है, इसी वैचारिक दिवालियापन का। क्योंकि जब यही अगर फांसीवाद से लड़ने का इलाज एक दूसरा फासिस्ट है। ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो एक एग्जांपल है, मान लिया अभी अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की खटपट हो जाए, अमित शाह छोड़ दें पार्टी और वो मोदी के खिलाफ अनशन बोलना शुरू कर दें, तो मुमकिन है अगली बार वो विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो जाए। एकदम हो सकते हैं। और यही तो दिक्कत तलब है ना कि भाई यशवंत सिन्हा जो कम्युनल आदमी था, जो कास्टिस्ट आदमी है, वो आपका विपक्ष का उम्मीदवार कैसे हो सकता है? खास करके लेफ्ट पार्टीज का सोचिए, लेफ्ट पार्टी क्या सोच करके इनको अपना उम्मीदवार बना सकती है? बाकियों को तो छोड़ दिया जाए, जो सामाजिक न्याय की जो राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो कैसे इस बात से सहमत हो सकते हैं कि यशवंत सिन्हा उनका उम्मीदवार हो सकता है? ये बात सही है कि देखिए आप ये क्लियर कट जान रहे हैं कि पूरी पिछले 3 महीने से ये डिबेट चल रहा था कि बीजेपी इस बार संभावना है कि किसी आदिवासी को उम्मीदवार अपना बना सकती है। तो क्या विपक्ष ये नहीं सोच सकता था कि किसी एक आदिवासी उम्मीदवार को, जिसे उन्हें लगता था कि वो एक कॉमन ग्राउंड पर उनके साथ खड़ा हुआ जा सकता है, वो आदिवासियों के हक और हुकूक के लिए लड़ सकता है, ऐसे व्यक्ति को नहीं लाया जा सकता था? एकदम लाया जा सकता था, लेकिन यही वैचारिक दिवालियापन जो है विपक्ष को ले डूबा, और इसी करप्टनेस की वजह से जो है द्रौपदी मुर्मू जैसे लोग आपको जो है मंदिर में झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं। जी, एक बहुत आखिरी सवाल मैं लूंगा, जरूरी सवाल है। हम लोगों में ये आशंका आती है कि बीजेपी दलितों को, आदिवासियों को इस तरह की नुमाइंदगी करके, ओबीसी को, नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी कहते हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये छवियां बना के, ये एजेंडा सेट करके हमको हिंदुत्व के फोल्ड में ले लेंगे और फिर अपना वोट बैंक और तमाम अपना काम करेंगे। और ख़ासकर जो सावरकरवादी विचार है कि हिंदुओं को, आदिवासियों को, इन सबको मिलाओ, बस मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को हटा दो, वो एक विचार है उनका। तो इससे आने वाले दिनों में जो खुलेआम ये लोग दावा करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम जो है राम राज लाएंगे, हम ये संविधान को बदल देंगे, उसकी प्रतिक्रिया भी जलाई जाती है, लगातार ये खतरा है। तो उस एजेंडे की तरफ बढ़ते हुए आरएसएस जब जाता है और उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े भी अगर साथ आ जाते हैं, तो क्या ये घातक नहीं होगा? जी बिल्कुल घातक होगा, लेकिन एक चीज़ ये समझिए कि जब हम लोग असल लड़ाइयों को देखते हैं, ज़मीन पर जो लड़ाइयाँ हैं, देखिए एज ए प्रतीक के तौर पर द्रौपदी मुर्मू आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप असली सवालों पर आएंगे तब आपको वहाँ आपको द्रौपदी मुर्मू से भी शायद हो सकता है किसी दिन आपको आमने सामने जो है मतभेद हो और आप लड़ाई लड़ना पड़े, राष्ट्रपति के पद पे होते हुए भी। वो इसलिए क्योंकि ज़मीन पर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जल जंगल और ज़मीन को बचाने की जो लड़ाई आदिवासियों की खास करके है, आप देखिए कि पिछले 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, सिलगेर का आंदोलन अभी चल रहा है, नेतरहाट को लगभग 30 साल का वक्त हो चुका है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपका हसदेव में भी लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं, लड़ाइयाँ चल रही है। तो ऐसे में वो जो लड़ाइयाँ ज़मीन पर चल रही हैं, वो लड़ाइयाँ बीजेपी के उस एजेंडे को, जिसमें कि वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहती है, वो उसके खिलाफ रहेगा, वो खिलाफ वहाँ लड़ाई रहेगी। ये एक प्रतीक का मसला अलग है, वो जो असल लड़ाई है वो वहाँ पर लोग लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे, वो कहीं खत्म नहीं होने जा रही है। वो बिल्कुल। और वो राष्ट्रपति दलित होने के बावजूद हम देखें कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी प्रधानमंत्री होने के बाद भी सब लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन प्रतीकों की राजनीति है, और ऐसे वक्त में जिनको एकदम दरकिनार कर दिया गया, जिनके अस्तित्व को इग्नोर कर दिया गया, अगर उनको पहचान मिलती है, उनको ऐसे प्रतीक पे बिठाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर ये पूरे समाज के लिए सम्मान की बात है। और हम सब भी इस बात पे सम्मानित हैं कि एक आदिवासी बैकग्राउंड से आने वाली महिला जल्द ही देश की राष्ट्रपति बन सकती हैं। हम उनके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं करते हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं
कि कि हमारी वो लड़ाइयों में साथ में आएंगे। हमारी लड़ाई में बिल्कुल। साथ में आएंगे, और नहीं आए तो फिर हम उनके खिलाफ भी लड़ने को तैयार हैं, तैयार जैसे हम लड़ रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र मीणा ने बहुत अच्छे से समझाया। इनकी जो राय है उस पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है, और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मोहित और अजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक देखते रहिए द न्यूज़ वीक।